हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेसन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में, तो वो लोग रूल कर रहे थे। तो थोड़ा हम लोग अब साउथ की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि भाई साउथ में क्या हाल चाल हो रहा है, देखते हैं। तो आज हम लोग विजयनगर जो एम्पायर है उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो थोड़ा विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले कि आखिर ये कौन सा एम्पायर है, कैसे बना। तो इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये कौन रूल करता था विजयनगर को। तो देखो भाई, कुमार रामा जो थे 1290 से लेकर 1320 एडी तक ये दरअसल रूल किए, जो कि पैरियर इस्टेब्लिश किए थे विजयनगर एम्पायर को। ठीक है। इनके दरअसल छोटे छोटे भाई थे दो, जिनका नाम था हक्का एंड बुक्का। ओके। ये दरअसल दो भाई थे, लेकिन ये दरअसल रियल हैं जो कि विजयनगर एम्पायर को बनाए, रियल में इस्टेब्लिश किए। क्योंकि दरअसल उस वक्त क्या होता, जो फिरोज़ बिन तुगलक जो थे, वो दरअसल अटैक कर दिए थे इस किंगडम पे और बाद में ये डिक्लाइन कर गया था। तो जो हक्का और बुक्का को ये दरअसल बंदी बना लिए और इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन जो तुगलक जो थे, इनको तो भाई इस्लाम में कन्वर्ट कर दिए और बोला कि देखो, तुम मेरे अंडर काम करोगे और जाओ साउथ में और तुम इस्लाम फैलाओगे और मेरा किंगडम को एक्सपेंड करोगे। तो ये दरअसल साउथ में गए, लेकिन वहाँ पे एक इन्होंने संत कहते हैं, कोई जो हिस्टोरियन है कुछ कहता है कि ये संत से मिले, कोई कहता है कि नहीं ये चालाकी से इन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो अपना अपना हिस्टोरियन का अपना अपना फैक्ट है। तो ये दरअसल जो सबसे माना जाता है कि कौन सा फैक्ट सही है, तो बोलते हैं कि ये दरअसल एक संत से मिले जहाँ पे इन्होंने वापस हिंदू धर्म अपनाया और फिर बाद में इन्होंने किंगडम स्थापित की, विजयनगर एम्पायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं ये विजयनगर एम्पायर है कहाँ। तो देखो, ये दरअसल ये पूरा आपका महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु, केरला और जो आपका कर्नाटका रीजन है, ये पूरा उस वक्त विजयनगर के अंडर आता था। ये दरअसल मैं बात कर रहा हूँ, ये दरअसल डायनेस्टी है आपका 1236 से 1236 एडी से लेके 1646 एडी तक ये दरअसल रहा। मुगल तक विजयनगर एम्पायर रहा था दोस्तों उस वक्त के हिसाब से। मुगल कैपिटल इसका दरअसल आपको मिलेगा यहाँ पे कर्नाटका के पास, जो कि हम्पी नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर डायनेस्टी के बारे में जो एक्चुअली में आते हैं इनके अंडर। तो देखो, जो कौन कौन सा डायनेस्टी आता है आपका विजयनगर के अंदर, तो देखो संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर सालवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, तुलवा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और अरवेदु डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब 4 डायनेस्टी है, 4 डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। अब इसमें जो संगम डायनेस्टी है, वो दरअसल दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स है जिसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सब बस केवल आपको मैं दिखाया हूँ। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जैसे कि आपको हरिहरा राजा के बारे में पढ़ना है, बुक्का के बारे में पढ़ना है, देवराजा के बारे में पढ़ना है। ये सब थोड़ा कुछ कुछ जो 2-3 इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं उनके बारे में पढ़ना है। सेम ऐसे ही तुगलक डायनेस्टी में जो है, तुलवा डायनेस्टी सॉरी में, जैसे कि नरसा नायक आपका हो गया, नरसिम्हा राजा हो गया, कृष्ण देव राजा। ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट रूलर है, इनके बारे में पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जो है विजयनगर एम्पायर, जो कृष्ण देव राजा जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बारे में दरअसल हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों। अब कुछ आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। और उसके सोसाइटी रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन से, क्योंकि हमें रटना नहीं है, समझना है दोस्तों। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो संगम डायनेस्टी है आपका शुरू हुआ दरअसल 1336 से लेके 1485 तक रहा ये संगम डायनेस्टी। ये वो वाला संगम डायनेस्टी नहीं है जो चोला चेरास पांड्या हम लोग पढ़ा था, ये दूसरा है। ये दरअसल जो फाउंडर है विजयनगर के, जो रियल फाउंडर बताया जाता है कि हरिहर बुक्का जो है रियल फाउंडर है। और ये दरअसल फ्यूडेटरिस्ट थे, किसके? तो ककत्या ऑफ वर्नगल के ये लोग फ्यूडेटरिस्ट थे और इनके जो पिता का नाम था संगम था, तो उसी के नाम पे इन्होंने डायनेस्टी लगाया, संगम डायनेस्टी। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इनको जो अटैक किया किंगडम, उनका नाम था होयसला किंगडम। ठीक है दोस्तों, ये दरअसल किसका अंडर आता था होयसला किंगडम? ये दरअसल तुगलक डायनेस्टी जो था उसके अंडर आता था और वही दरअसल इसको अटैक किया था।
फिर बाद में ये लोग अपना डायनेस्टी बनाया, जिसका डायनेस्टी का नाम हुआ एक बड़ा साम्राज्य जो विजयनगर एम्पायर हुआ दोस्तों। ठीक है, इनके जो रूलर के बात करें कि जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं, तो ये हैं देवराया सेकंड, जो हैं देवराया सेकंड, ये दरअसल ग्रेटेस्ट रूलर हैं। और इनके एक फॉरेन विजिटर हैं अब्दुल रज़ाक, जो कि आए थे इस इनके डायनेस्टी में। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बात करेंगे कुछ दोस्तों कि इनका कैपिटल कहाँ था। तो हम्पी में, कर्नाटका एक हम्पी जगह है जहाँ इनका था कैपिटल। और ये दरअसल बता दें कि जो विजयनगर एम्पायर है वो दरअसल तुंगभद्रा जो रिवर है उसके पास में है एक शहर है जिसका नाम है अनेगोंडी। वहीं पे आपको हम्पी पड़ता है और वहीं पे ये विजयनगर एम्पायर स्थित है, संगम डायनेस्टी स्थित है दोस्तों। ठीक है, फिर जो बुक्का के जो पुत्र है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में बात करें। ठीक है, जो बुक्का का पुत्र है उसका क्या नाम था, तो कंपा नाम था, जो कि मदुरई को जीता था। ठीक है दोस्तों, मदुरई को जीता था। और इसकी जो वाइफ थी किसकी, तो कंपा की, जो बुक्का की जो कहिए बहू थी गंगा देवी, वो दरअसल गंगा देवी किसकी भी पत्नी थी, तो कंपा जो इसका पुत्र था बुक्का का, उसकी पत्नी थी दोस्तों। उन्होंने एक बुक भी लिखा है दोस्तों, बहुत फेमस बुक है मधुरे मधुरे विजयम, जो कि किसके लाइफ स्टाइल पर लिखा है, तो कंपा के ऊपर लिखा है, क्योंकि वो बोलती थी कि मैं अपने पति को बहुत मानती थी और वो उन्हीं के लाइफ स्टाइल पे अपना बुक लिखी है। वो हम लोग सोसाइटीज़ में बात करेंगे। कुछ टाइटल्स के बारे में जान लीजिए कि जो बुक्का के जो टाइटल्स थे वो क्या थे, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठक जो थे बुक्का के टाइटल थे। और हरिहर जो सेकंड है, जो हरिहर सेकंड हम दूसरा है, वो हरिहर, ये हरिहर की बात नहीं कर रहे हैं, जो हरिहर उनका सेकंड आया वो दरअसल वो भी टाइटल रखा अपना, जो कि दोस्तों वो था महाराजाधिराज जो था, वो टाइटल अडॉप्ट किया। फिर जो देवराय फर्स्ट आए, जो कि तुंगभद्र नदी के पास इन्होंने बांध बनाया, बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किया। ठीक है दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं संगम डायनेस्टी के बारे में। अब यहाँ पे ख़त्म हुआ संगम डायनेस्टी। अब शुरू होता है हमारा कौन सा, तो हम लोग का जो डायनेस्टी शुरू होता है वो है हमारा सालू डायनेस्टी, यानी सालुब डायनेस्टी। अब देखिए सालू डायनेस्टी जो थे वो दरअसल बता दें कि इन किंगडम जो थे, कौन सा किंगडम, जो संगम डायनेस्टी जो था वो उस किंगडम में फिर डेट्रीज रहते थे, लेकिन बाद में जैसे विक पड़ा तो फिर ये जो थे सालो डायनेस्टी वापस आया। अब इनके बारे में बात करें कि जो इसके संस्थापक हैं वो है सालू नरसिंह। ठीक है, ये दरअसल डायनेस्टी आपकी रही 1486 से लेके 505 एडी तक रहा। ये बहुत स्मॉल डायनेस्टी रहा दोस्तों, उतना लार्ज नहीं था। ठीक है, इसी के टाइम में दरअसल वास्को डी गामा आए थे दोस्तों, लेकिन तुगलक डायनेस्टी से दोस्ती हुई थी, जो कि जस्ट इसके नेक्स्ट बाद आता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें कि जो सुलभ नरसिंह जो थे इसके संस्थापक थे, रियल फाउंडर थे। ठीक है दोस्तों, और ये जो थे इनके जो गवर्नर कौन था, इनके जो गवर्नर था वो चंद्रगिरी था। क्योंकि देखो यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये डायनेस्टी कैसे इंड हो गया। तो चंद्रगिरी जो था इनका गवर्नर था। और सेनापति कौन था चंद्रगिरी का, तो भाई नर्स नायक जो थे इनके दरअसल ये थे आपको सेनापति थे। लेकिन जब जैसे ही सुलभ नरसिम्हा मरते हैं तो इनके एक बेटा होता है, कौन, इमामदी नरसिंह। ठीक है, जो इमामदी नरसिंह रहता है इनका जो बेटा, वो दरअसल गद्दी पे बैठता है। लेकिन ये दरअसल बहुत ही वीक एक रूलर था जो कि अपने सत्ता को ठीक से नहीं चलाया, और बाद में सेनापति के द्वारा इन पे अटैक हो गया। और वो सेनापति का नाम था दोस्तों नरसा नायक। नरसा नायक इन पे अटैक किया और यहाँ पे इनको कैद कर लेता है, लेकिन मारता नहीं है। लेकिन जो इनके पुत्र होते हैं, जो नरसा नायक के जो पुत्र हैं वीर नरसिंह, वो इसकी इमामदी नरसिंह की हत्या कर देते हैं और यहाँ पे डायनेस्टी समाप्त हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश। अब यहाँ से हम लोग तुगलक वंश बनेंगे। ये डायनेस्टी आपका समाप्त हो जाता है आपको 505 एडी के बाद समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा तुगलक वंश आता है। चलिए तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो तुगलक वंश के जो फाउंडर थे, हमने जैसा कि जाना कि उसको जो पुत्र हैं किसके, नरसा नायक के जो पुत्र थे वीर नरसिंह, वो मार के अपना तुगलक वंश स्थापित करते हैं। और रियल जो फाउंडर हैं ये आपके वीर नरसिंह जो है तुगलक वंश के फाउंडर है। इसके इंपॉर्टेंट किंग के बारे में बात करें दोस्तों, देखो एक इंपॉर्टेंट किंग है आपको पढ़ने को मिलेगा, कृष्णदेवराय। जी हाँ, ये जो है आपके ये 519 एडी में आए और ये ब्रदर थे किसके, तो ये ब्रदर थे आपके वीर नरसिंह के। अब ये जो है आपको आए बहुत बड़े दरअसल ये थे, राजा थे, जिसको मेन हम इन्हीं के बारे में फोकस करेंगे क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन अब आएगा। वहाँ से भी आता, लेकिन ये दरअसल जो रूलर है ना कृष्ण देवराया,
ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है दोस्तों। तो देखो, इनकी कहानी सुन लो, कहानी से दरअसल याद रहेगा, क्योंकि आप लोग रटोगे नहीं, क्योंकि समझना है हमें, रटना नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये जो दरअसल उड़ीसा पे अटैक करते हैं। अब ठीक है, अब ये उड़ीसा पे अटैक करके जो राजा था वहाँ पे गजपति, उसको हराते हैं। आपको बता दें कि ये दरअसल लड़ाई हमेशा होते रहती थी उड़ीसा से, और जो विजयनगर एम्पायर था यानी तुगलक डायनेस्टी उस वक्त चल रही थी। उस वक्त इनकी जो थी पटनी थी, ठीक है दोस्तों। और ये ज़मीनी दरअसल लड़ाई लड़ा जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कृष्ण देव राय हैं उसको हराते हैं। किसको? तो गजपति को। कहाँ का राजा था? तो उड़ीसा का राजा था। अब गजपति को दरअसल, गजपति जो किंगडम है वो दरअसल इनके अंडर आ जाता है, कृष्ण देव राय के अंदर। अब दरअसल क्या होता है ना कि ये रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, किससे? गजपति से। सोचते हैं कि भाई इनकी पुत्री से अगर हम विवाह कर लेंगे तो हमारा जो रिश्ता है वो बना रहेगा। इसी वजह से जो राजा जो थे वो लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए वो एक संबंध, एक रिलेशनशिप बना लेते थे, ताकि कभी भी हम पे दोबारा अटैक नहीं करेगा, और इस तरह से वो रोक सकते हैं। इन्हीं के टाइम में दरअसल वास्को डिगामा से भी इनको बहुत दोस्ती हो गई थी दोस्तों। बात करें, कृष्ण देव राय अच्छा मित्र बन गए थे वास्को डिगामा। और 1498 में दरअसल ये वास्को डिगामा पुर्तगाल के रहने वाले वो आए यहाँ पे, और केरल में आए थे दरअसल। और इनको गोवा जो था, गोवा उस वक्त बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि गोवा की नज़र जो थी, गोवा पे नज़र किसकी थी? वास्को डिगामा की थी। गोवा पे नज़र थी वास्को डिगामा पे, और वो चाहता था कि गोवा को इनके मतलब इनसे ले ले। तो वो दरअसल दोस्ती इनसे किया कृष्ण देव राय। और उस वक्त गोवा पे किसका शासन चल रहा था? तो उस वक्त मुस्लिम शासक था, वो उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, जो कि वो राज कर रहा था। तो कृष्ण देव राय से बोला कि सर हमको चाहिए, हम वहाँ पे अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम अपना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं गोवा में अपना बिजनेस। तो कृष्ण देव राय इसको मदद करते हैं, और यूसुफ आदिल शाह को युद्ध के लिए ललकार के उसको हरा देते हैं। अब यहाँ पे हराने के बाद 509 में गोवा पे कंट्रोल हो जाता है किसका? तो गोवा पे कंट्रोल आपका कृष्ण देव राय जो थे उनका कंट्रोल हो जाता है। और फिर बाद में जो पुर्तगाली हैं वो दरअसल वहाँ पे राज करने लगते हैं। बहुत सारे बुक भी लिखे हुए हैं इन पे, जैसे कि आयु मुक्त माल्यद जो तेलुगु भाषा में लिखा है, उषा परिणय, और जाम भगवती कल्याणम जो कि संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, जो कि उससे हमें पता चलता है इनके बारे में। इनके द्वारा लिखा हुआ है, कृष्ण देव राय के द्वारा। हम लोग उस वक्त बात करेंगे लिटरेचर टेक्स्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये थी पूरी कहानी इनके बारे में। तो जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि जो माधवा संत जो थे, बहुत सारे जो विद्वान जो थे इनके कोर्ट में आया करते थे दोस्तों। इनके बारे में बहुत ये भी जाना जरूरी है। देखो, एक जो थे विद्वान, जो इनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध थे? अष्ट दिग्गज के नाम से दरअसल मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। और एक बात जान लो कि एक तेलाली राम जो थे उनमें से एक थे, वो 8 विद्वान में से। और ये खुद भी विद्वान थे दोस्तों, बहुत सारी इन्होंने बुक भी लिखी है दोस्तों, बहुत सारी बुक लिखी है। किसने? तो कृष्ण देव राय ने। कृष्ण देव राय का जो लास्ट रूलर था इनके टाइम में, वो दरअसल वो था आपका सदा शिवा जो राजा जो था, लास्ट रूलर था इनके डायनेस्टी का। और ये दरअसल बहुत ही एक वीक राजा होने के कारण सदा शिवा जो था, वो जो प्रशासन का जो नियंत्रण था वो राम राय के पास था। तो राम राय ही बोलता था कि क्या युद्ध करना है, सारा डिसीजन जो था वो राम राय लेता था, ठीक है। फिर बाद में जो इसके बाद जो युद्ध होता है तालीकोटा बैटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक और बात जान लो कि जो आचार्य युक्त देवराय जो थे, इनके बारे में आपको कुछ जानना जरूरी है कि उनका जो राज अभिषेक होता है ना दोस्तों, जो इनके पुत्र होते हैं किनके? तो आपके कृष्ण देव राय के पुत्र जो होता है आचार्य युक्त देव राय, वो उनका जो राज अभिषेक होता है तिरुपति बालाजी में होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी वजह से मैं सोचा कि आपको बता दूं, मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तालीकोटा के बैटल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने सब कुछ जान लिया। यहाँ पे संगम डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में जाना, कैसे क्या हुआ था, फिर सालू डायनेस्टी के बारे में जाना, फिर हमने तुगलक डायनेस्टी के बारे में जाना, और इम्पोर्टेंट के जो किंग है कृष्ण देव राय उनके बारे में जान गया। अब एक और जो कृष्ण देव राय का जो बैटल होता है यहाँ पे, वो कृष्ण देव राय नहीं है एक्चुअली में, वो राम राय ही लड़ते हैं। और यहाँ पे जाकर मेन जो है विजयनगर की जो स्थापना जो थी, किंग धीरे धीरे डिक्लाइन करती है, बताएंगे। उस किंग जो बैटल है बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग हमेशा आता है। तो चलिए दोस्तों
शुरुआत करते हैं उसकी। तालीकोटा बैटल की लड़ाई लड़ेंगे अब हम लोग मीन जानेंगे, ठीक है। तो देखो, जो तालीकोटा का जो बैटल होता है 1565 में होता है, ओके। 1565 में जो बैटल होता है वो दरअसल किसके बीच में होता है, आपको राम राय के बीच में होता है, क्योंकि राम राय ही दरअसल प्रशासन नियंत्रण इन्हीं पे था, क्योंकि सदाशिव जो थे वो कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे, इसी वजह से यही लेते थे। तो राम राय को ही मेन रूलर माना जाता है। लास्ट रूलर की बात करें तो इन्हीं को ही माना जाता है। तो देखिए, जब विजयनगर जब चल रहा था तो बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर थे ना वो डर गए थे इनसे, क्योंकि देखो वो सोचने लगे थे कि जब ये राज पूरा कर लेगा, पूरा इंटायर इंडिया को हथिया लेगा, तो फिर इनका तो कहीं नहीं चलेगा। जो मुस्लिम रूलर बाहर से जो आए थे, अफगानी लोग जो थे और तुर्की लोग जो थे, तो बहुत सारे जो मुस्लिम रूलर जैसे कि बीजापुर में अहमदानगर और गालकुंडा और बिद्दर एक जगह है ये सब जो आसपास के जो एरिया है, वो सब इनके जो आसपास का जो एरिया था विजयनगर के, वो सब मिल के जो मुस्लिम रूलर थे इनको हरा देते हैं। दरअसल कालीकोटा बैटल का दूसरा नाम भी है, आपको बता दें, राक्षस तंगड्डी, ठीक है। ये राक्षस तंगड्डी जो है वो दरअसल दूसरा नाम है, क्योंकि ये विलेज के नाम पे है, इसलिए इसको राक्षस तंगड्डी का युद्ध भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर बता आ जाए एग्जाम में कि राक्षस तंगड्डी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुआ, ये तालीकोटा का ही बैटल था जो कि इंपॉर्टेंट है। 1565 में लड़ा गया दोस्तों। तो यही था आपका, ठीक है। ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि देखो उस वक्त जो थी विजयनगर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बहुत लूट लिया गया था, ठीक है। और राम राजा को दरअसल जेल में बंदी बना लिया गया था, ठीक है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात जान ली दोस्तों। अब जो हमारा लास्ट डायनेस्टी है दरअसल उसके बारे में जानेंगे, अरविधु डायनेस्टी। ये दरअसल 1570 से लेके 1650 ईडी तक रहा दोस्तों। और जब कब तक, जब बाबर जब थे उस वक्त मुगल तक रहा, ठीक है। ये तिरुमला राया जो था वो दरअसल रूल करता था, जिसका नाम था सदाशिव राजा, ठीक है। ये दरअसल बताएं कि बाद में विजयनगर जब फेल्ड हो गया था तो जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था, न्यू कैपिटल, वो आपका पेनुगोंडा में शिफ्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट करके अगेन चंद्रगिरी में शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। जो लास्ट रूलर थे आपके विजयनगर के, वो श्रीरंगा जो थर्ड थे, वो दरअसल इनके लास्ट रूलर थे। अब यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया कि विजयनगर जो एम्पायर था कैसे शुरू हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा उसके सोसाइटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आते रहते हैं ना। देखो तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं कि जो विजयनगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दरअसल राजतंत्र हुआ करता था और वंशुगत था। मंत्री परिषद होते थे, राजा राज करता था, बहुत सारे राजा को साथ देने के लिए मंत्री लोग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे लैंड रिवेन्यू दरअसल बात करें कि फिक्स थी, 1/6 थी पूरे जितने लैंड की जो प्रोड्यूस होती है, 1/6 थी लैंड की, लैंड टैक्स जिसको कहते हैं। अगर सिस्टम था, नायग्रा सिस्टम था, ठीक है। अगर सिस्टम दरअसल दोस्तों यहाँ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, विलेजों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दरअसल दोस्तों यहाँ कम टैक्सेस लिया जाता था। जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे ना, ब्राह्मण हुए या फिर जो इनके सैनिक हुए, वो दरअसल इनको फ्री में लैंड डोनेट कर दिया जाता था। और उस वक्त राइट था किसके पास, तो प्रमुख जो प्रशासन था उसके पास राइट था कि वो डोनेट कर सकता है। मंदिरों के लिए देखो यहाँ पे दो तरीके से दान दिया जाता था। एक मंदिर को दान दिया जाता था, ठीक है, और एक जो दान दिया जाता था वो आपको एक ब्राह्मण लोगों के लिए दान दिया जाता था, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। और जो नायक जो था वो लोग इस चीज़ को बहुत फ्रीडमली एंजॉय किए थे, क्योंकि बहुत सारे तुर्की लोग जो भी थे इनके किंगडम के अंदर आ गए थे। क्योंकि जब विजयनगर एम्पायर जब एक्सपेंड हुआ, बहुत बड़ा हो गया था साम्राज्य, तो बहुत सारे तुर्की रूलर्स होते, बोला जाता है कि 1.3 मिलियन जो था तुर्की रूलर्स इनमें शामिल हुए थे, और इनकी जो थी सत्ता को बढ़ाने में बहुत मदद की थी दोस्तों। चलिए यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। तो देखो, जो इनके कोर्ट में दरबारी आए थे निकोलो कॉन्टी, उनका कहना है कि जो विजयनगर एम्पायर थी वो दरअसल बहुत ही लग्जरियस सोसाइटी थी। सिल्क कॉटन का भी बहुत सारे कपड़े मतलब बनते थे वहाँ पे। और विजयनगर जो था वो एक अच्छा मार्केट था आपका, टेक्सटाइल का, स्पाइसेस का और प्रीशियस स्टोन का भी बहुत अच्छा एक मार्केट था। ये कौन कह रहा है, निकोलो कॉन्टी। अब निकोलो कॉन्टी है कौन भाई, तो देखो यार, निकोलो कॉन्टी आए थे आपका वियतनाम से। अब अकेले तो आए नहीं होंगे किसी पर्पज़ से आए थे, देखो घूमने के लिए ही आए थे। मैंने अपनी बीबी के साथ आए थे घूमने के लिए, ठीक है। निकोलो कॉन्टी। रिलीजियंस टॉलरेंस की बात करें दोस्तों, तो रिलीजियंस की बात करें तो ये दरअसल सेकुलर हुआ करते थे। मुस्लिम लोग भी यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन किए बहुत इंजॉय रूप से, कोई भी रोक टोक नहीं था।
बहुत सारे इपिक और पुराना जो थे पॉपुलर हुए, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों पे इन्होंने रामायण और महाभारत का जो था इंस्क्रिप्शन लिखवाया वहाँ पे। ठीक है। पोजीशन जो थी वोमेंस की बात करें तो दोस्तों बहुत ही पॉपुलर थी, क्योंकि देखो यहाँ पे थे वोमेंस को राइट दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई भी वोमेंस के लिए था। क्योंकि देखो एक गंगा जो थी, एक बात कहें, जो बुक्का के पुत्र जो कंपा की पत्नी थी, बुक्का के पुत्र कंपा की पत्नी जिसका नाम गंगा देवी था, उन्होंने भी एक बुक लिखा जो कि मधुरी विजयम, और मधुरी विजयम अपने पति पे लिखा था, और उस वक्त राइट्स था। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उनके आर्किटेक्चर के बारे में दोस्तों, तो बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर था। देखो कृष्ण देवराय जो थे, ब्रिस्टल में इन्होंने अपना मंदिर भी बनाया। ठीक है, जो कि बोला जाता है कि बहुत अच्छा एक मतलब घूमने लायक जगह है। कभी जाओ साउथ में, आपको देखने को मिलेगा हम्पी में। ठीक है, जो ब्रिस्टल स्वामी मंदिर है और हरजस राम स्वामी टेम्पल, विजयनगर और हम्पी में 2 जगह है, आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे सिटी को भी इन्होंने बहुत डेवलप किया। यहाँ पे जो मंदिरों में जो आर्ट देखने को मिलता है वो ड्रेविडियन स्टाइल आपको देखने को ज़्यादातर मिलेगा, उस वक्त बहुत पॉपुलर हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अब कौन सा बात रह गया है कि फॉरेन विजिटर के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखो फॉरेन विजिटर कौन कौन आए, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि वही लोग आए तो ही तो हमें पता चलता है इन लोग के बारे में। वो लोग बुक लिखा तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इब्न बतूता जो थे वो भी आए थे। इब्न बतूता तो मैंने बताया था, दिल्ली सल्तनत में बात किया था कि जो मुक्कारों से आए थे, आपको ट्रेवलर किए थे, और इन्होंने विजयनगर के बारे में भी बहुत कुछ बताया कि ये बहुत अच्छा जगह था, लग्जरियस लोग रहते थे यहाँ पे, सिटीज़ थी अच्छे अच्छे। निकोलो कोंटी भी वन ऑफ द फेमस बात करें तो ये भी 1420 से लेकर 1421 तक आए थे। वियतनाम के हैं ये आए थे बेसिकली घूमने के लिए। अब्दुल रज़्ज़क जो थे ये 1443 से लेकर 1444 AD तक ये भी आए थे। पार्शियन ट्रेवलर हैं, ये पार्शियन से आए थे, और विजयनगर के बारे में भी बताते हैं कि जो उनके किंग थे और जो लोगों की जो वेल्थ थी और लग्जरियस लाइफ कैसी हुई करती थी वो सब डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, फिर बारबोसा है, फिर डोमिंगोस पीस है। ठीक है, पुर्तगीज ट्रेवलर हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग भी आए थे किसके टाइम में, तो कृष्णदेवराय के टाइम में ये लोग आए थे, और इन लोग से भी हमें पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिए। नहीं, उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। नोट्स की चिंता नहीं करना है, नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स का तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको दोस्तों। लूसेंट क्लासेस मेरा है, ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। अरे यार नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो। अब जो लोग को वीडियो देखना पसंद नहीं है, ऑडियो सुनना पसंद है, तो उनके लिए भी बहुत सुविधा मैंने दी रखी है। खबरें ऐप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से मेरे सारे जितने भी लेक्चर के आप हैं ऑडियो जो है सब सुन सकते हैं। आपको वहाँ भी अवेलेबल है, आप आराम से जाइए, एक क्लिक पे आप सुन लीजिए। वहाँ पे सब चीज़ आपको वहाँ पे उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और ज़रा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप नहीं करोगे तो यार मुझे सपोर्ट कौन देगा। आप ही लोग जो हो मेरे को सपोर्ट देते हो और मैं करता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ और प्लीज़ मुझे सहयोग कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हैव ए गुड डे।